अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, ये स्क्रीन पे जो शख्स आपको नज़र आ रहा है, बहुत सारे अमेरिकन सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों के बीच में घिरा हुआ। इस शख्स के पाँव में बेड़ियाँ हैं और इसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। ये शख्स जो जहाज़ की सीट के साथ बंधा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये शख्स अब से कुछ घंटे पहले तक वेनेज़ुएला का सबसे ताकतवर तरीन शख्स था। इस शख्स ने मुतअद्दिद अपोजिशन लीडर्स को जेलों में कैद कर रखा था। इस शख्स ने इलेक्शन में धांधली करके खुद को मुल्क का सदर बना रखा था। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की जाती थी, मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया था और मुल्क की मकबूल तरीन रहनुमा जिसके साथ तकरीबन सारा मुल्क खड़ा है, उसके ऊपर सख्तियाँ की जा रही थी। दूसरी तरफ ये शख्स वेनेज़ुएला के लिए कुछ बहुत ही अच्छे काम भी कर रहा था। हम जिन्स परस्ती के ऊपर इसने पाबंदी लगा रखी थी, इंडस्ट्री के ऊपर पाबंदी लगा रखी थी, हमल को ज़ाया करना ऑबर्शन बैन कर रखा था और सरेआम फ़लस्तीन की हमायत करता था। बहुत सारे लोग आज वेनेज़ुएला की सड़कों पर इस शख्स के हक़ में नारे लगा रहे हैं और अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। वहीं पर पूरी दुनिया और वेनेज़ुएला के अंदर बहुत सारे लोग अमेरिका का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आज आधी दुनिया अमेरिका को विलन कह रही है, बदमाश कह रही है, ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाला कह रही है और आधी दुनिया अमेरिका की फ़ैन हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और वार सेक्रेटरी तक ने बहुत ही मुतकब्बर लहजे में दुनिया को मुखातब किया। हम ये भी कर सकते हैं और हमने ये करके दिखा दिया, इस तरह के अल्फाज थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वेनेज़ुएला में नई हुकूमत, अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी और अमेरिकन कंपनियां जा करके तबाहशुदा ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे अमेरिकन कंपनियां बहाल करेंगी और ये वेनेज़ुएला की आवाम के लिए भी बेहतर होगा और अमेरिका को जो इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है मादुरो साहब ने, उसका अजाला भी किया जाएगा। We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. वेनेज़ुएला के वक्त तकरीबन रात को 2 बजे के करीब अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यानी कि हल किए बगैर वापसी नहीं, उस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। कैरिबियन के समुद्रों में 150 से ज़्यादा लड़ाका तैयारों की गन गरज की आवाज़ें आ रही थी। फिर वो अमरीकी फ़ौजी रस्से से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए मादुरो साहब की रिहाशगाह पे उतरे और उन्हें अपनी बेगम के साथ सोते हुए गिरफ़्तार कर लिया। वो एक नाइक का सूट पहने हुए आराम फरमा रहे थे जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया। अपनी पिछली स्पीचेस के अंदर, पिछले बयानात के अंदर वो अमेरिका को ललकारते थे और बार बार कहते थे कि मैं तैयार हूँ, तुम आ जाओ, तुम आओ, देर मत करो, मुझे गिरफ़्तार करो। और फिर अमेरिका आ गया। Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. I just got 3 things to say. God bless our troops. God bless America. And gentlemen, start your engine. अमेरिका की अदालत में निकोलस मादुरो के ऊपर मनशियात की स्मगलिंग का मुकदमा चलाया जाएगा, दहशतगर्दी के ताउन का मुकदमा चलाया जाएगा, वेनेज़ुएला की सरजमीन को अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का भी मुकदमा चलाया जाएगा। एक सवाल जो इस वक्त बहुत सारे लोगों के जहनों में आ रहा होगा कि क्या इसमें कोई सियासी डील हो जाएगी, कोई ऐसे मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए तय कर लिए जाएंगे या फिर इन्हें सज़ा होगी। याद रखिए, अमेरिका जब इस हद तक जाता है किसी के साथ तो फिर उसके लिए तमाम डील्स के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। माजी में इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। 1989 में जब पनामा के मैनुअल नोरेगा को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्हें किसी किस्म की कोई डील या मुज़ाकरात का मौका नहीं दिया गया, उन्हें 40 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा साबिक सर्बिया के सदर स्लोबोडान को जब गिरफ्तार किया गया अमेरिका की तरफ से, उन्हें बरसों जेल में गुजारने पड़े और जेल के अंदर ही उनकी मौत भी वाक़ई हो गई। इसके अलावा लाइबेरिया के सदर चार्ल्स टेलर को जब अमेरिका ने गिरफ्तार किया, वो लाइबेरिया के साबिक सदर थे, उन्हें अदालत में पेश किया गया और 50 साल की सज़ा सुनाई गई। इस वक्त निकोलस मादुरो की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, उन्हें न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जा रहा है, उनके ऊपर मुतअद्दिद चार्जेस लगा दिए गए हैं। याद रखिए, अमेरिका का निज़ाम इस तरह से काम करता है कि जब अदालत किसी शख्स के ऊपर कार्रवाई कर रही होती है तो उसे सदर भी कॉल करके ये नहीं कह सकता कि इस शख्स को रियायत दी जाए।
अब अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सबूत तो उनके खिलाफ इकट्ठे कर रखे होंगे। अब ड्रग कार्टेल्स तो अमेरिका के अंदर चल ही रहे हैं, गैंग माफिया भी अमेरिका के अंदर मौजूद है और इसके ताल्लुक वेनेजुएला में कहीं ना कहीं से तो बनते ही होंगे। लेकिन क्या उसे गिरफ्तार करके अमेरिका लेकर के आना और ये ऑपरेशन करना, इसके पीछे वजूहात सिर्फ ये थी, ड्रग कार्टेल्स चलाना और मंशियात की स्मगलिंग करना, या फिर वजह हकीकत में ऑयल रिजर्व थे? याद रखिए, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है ऑयल का। ये वो वाहिद मुल्क है जिसमें सऊदी अरब से भी ज़्यादा दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग और हैरानकुन चीज़ आपको ये लगेगी कि नौ मुंतखब न्यूयॉर्क के मेयर जो कि मुसलमान हैं, हाल ही में उन्होंने कुरान पाक पर हल्फ दे करके अपने ओहदे का चार्ज संभाला, उनका ट्वीट बड़ा मैनी खेज नज़र आया। वो अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखते हैं, आज सुबह मुझे अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और इनकी अहलिया की फ़ौजी गिरफ्तारी और इन्हें यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में वफाकी तहवील में कैद करने के मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। किसी खुद मुख्तार मुल्क पर एक तरफा हमला करना जंगी इकदाम के मुतरादिफ है और ये अमरीकी वफाकी कवानीन और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। रजीम चेंज की ये खुली कोशिश सिर्फ बैरून मुल्क लोगों को मुतासर नहीं करती, बल्कि इसके बरह रास्त असरात न्यूयॉर्क के शहरियों पर भी पड़ते हैं, जिनमें से दसियों हज़ार वेनेजुएला के बाशिंदे भी हैं जो इस शहर को अपना घर कहते हैं। मेरी अवलीन तरजीह इनकी सलामती है और हर न्यूयॉर्कर की हिफाजत भी। मेरी इंतज़ामिया सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है, ज़रूरत पड़ने पर मुतल्लका हदायत भी जारी करती रहेगी। अब इस ट्वीट को आप समझ लें कि ये ज़ुहरान ममदानी साहब जो हैं, ये इनकी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर किया गया ट्वीट है बहैसियत मेयर ऑफ न्यूयॉर्क का। ये इनकी पार्टी का रद्दअमल नहीं है। अमेरिका सारी दुनिया में चाहे कुछ भी करता फिरे, अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ इतना मजबूत है कि हर शख्स को आज़ादी के साथ अपनी राय देने का हक है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अमेरिका का दुश्मन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज अमेरिका के अंदर हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी है। रजीम चेंज के बाद वेनेजुएला की अवाम पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर कुछ एहतजाज कर रहे हैं और कुछ खुशियाँ मना रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग फुटेजेस पूरी दुनिया से इस वक्त आ रही है। कुछ लोग जो डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अमेरिका के झंडे लहरा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो अमेरिका का झंडा दुनिया भर में जला रहे हैं। वेनेजुएला की इस वक्त सबसे मशहूर खातून मारिया कोरिना, जिन्हें अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था और उन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ डोनाल्ड ट्रंप साहब के नाम किया था। कहा जा रहा है कि वेनेजुएला की अगली सदर वो हो सकती हैं, क्योंकि वो इस वक्त अवाम के अंदर बहुत मकबूल हैं। बहैसियत पाकिस्तानी आज मैं ये सोच रहा था कि निकोलस मादुरो एक ऐसा शख्स जिसे डिक्टेटर कहा जाता था, एक ऐसा शख्स जिसे वेनेजुएला की अवाम पसंद नहीं करती थी। वो अपोजिशन के रहनुमाओं को जेलों में डालता था, मीडिया का गला घोंटता था, अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए ताकत का बेदरेग इस्तेमाल भी करता था। लेकिन उसे भी हटाने के लिए अमेरिका को ऑपरेशन करना पड़ा, बूट्स ऑन द ग्राउंड जाना पड़ा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात अगर देखे जाएं तो एक ऐसा शख्स जो अवाम में मकबूल था, एक ऐसा शख्स जो जमहूरियत के ज़रिए इक़्तिदार में आया था, लेकिन जब अमेरिका ने उसे हटाना चाहा तो उसके लिए अ पीस ऑफ पेपर ही इनफ था। एक साइफर के ज़रिए उस शख्स को आज तक जेल में रखा हुआ है और रजीम चेंज कर दी गई है। दुनिया में मुतअद्दद मिसालें आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर मुल्क और उसके इदारे कौमी गैरत के नाम पर डट जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में रजीम चेंज करना पड़ता है तो वहां अंडर सेक्रेटरी स्टेट का एक ख़त ही काफ़ी होता है। अनफॉर्चुनेटली वेनेजुएला, जिसके शहरी ईरानियन मलेशिया के वेनेजुएला में होने के इल्ज़ाम लगाते हैं, वेनेजुएला के शहरी जिनके मुताबिक रशिया उनके मुल्क पर कब्ज़ा करके बैठा है, वेनेजुएला के बहुत सारे शहरियों के मुताबिक वेनेजुएला आज अगर गरीब है, बदहाल है, डिक्टेटरशिप है, तो उसके पीछे यही वो ममालिक हैं जिनमें ख़ुद जमहूरियत नहीं है, लिहाजा डिक्टेटर्स मुल्कों की तरफ से वेनेजुएला के ऊपर कब्ज़ा किया गया था। ये उन लोगों के आर्गूमेंट्स हैं जो निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आप अमेरिका के बारे में क्या राय बनाते हैं? अमेरिका विलन है या हीरो है? ये आपके ख्यालात पर मुनस्सर है, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर ये हक़ाइक़ अपनी जगह मौजूद हैं कि निकोलस मादुरो से वेनेजुएला की आवाम खुश नहीं थी और बड़े अरसे से अमेरिका के साथ उनकी मुखालफत चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अपनी मर्ज़ी से अमेरिका के ख़िलाफ़ जाकर के खड़े होना और अपने मुल्क को अपने तरीके से चलाना निकोलस मादुरो को इतना महंगा पड़ा कि उनके घर में जाकर के उनको गिरफ़्तार किया गया और आज कल का सदर
امریکہ کی عدالت میں ملزم کی طرح ہتھکڑی لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ دنیا کا سپر پاور ہے، دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہے امریکہ کے پاس۔ امریکہ اس بات کا اظہار کھلے عام کرتا ہے، پیس ود اسٹرینتھ کہتا ہے۔ امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، امریکہ اپنے سپر پاور سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت دفعہ بہت سارے ملکوں پہ جا کر کے اس طرح سے حملے بھی کرتا ہے، رجیم چینج بھی کرتا ہے۔ کیا یہ امریکہ کی مجبوری ہے کہ اپنی طاقت کے توازن کو دنیا میں برقرار رکھنا، یا پھر یہ امریکہ کی بدماشی ہے؟ جو طاقت اس وقت امریکہ کے پاس ہے وہی طاقت دنیا کے کسی اور ملک کے پاس بھی ہوتی تو اس کا دنیا کے ساتھ کیا رویہ ہوتا، وہ دنیا کے ممالک کو کس طرح سے ڈیل کرتا اگر ان کی بات کوئی نہ مانتا تو۔ اس وقت یوکرین کے صدر امریکہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جیسے دنیا کے باقی ڈکٹیٹرز کو امریکہ پکڑ کے گرفتار کر رہا ہے، ویسے ہی رشیا کے ڈکٹیٹر کو بھی پکڑ کر کے گرفتار کیا جائے۔ Про Венесуелу? Ну, як тут відреагувати? Ну, що я можу сказати? Якщо можна, да, так, з диктаторами, ось так, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі. دوسری طرف رشیا کے صدر جو ہیں انہوں نے اسے کسی بھی ملک کی آزادی کو سلب کرنا اور امریکہ کی کھلی بدماشی قرار دیا اسے۔ چین کا کوئی واضح رد عمل ہمیں سوشل میڈیا پر نظر نہیں آیا، کہیں کسی جگہ پر انہوں نے کوئی سفارتی بیان دیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مین سٹریم سے چائنا بالکل غائب بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام بھی جاتا ہے، جو ملک چائنا کے اتحادی ہیں یا چین کے ساتھ مل کر کے چلنا چاہتے ہیں امریکہ کی مخالفت میں، اگر اس امر کے بعد چائنا یا رشیا کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا تو دنیا کے باقی ممالک بھی بہت جلد یہ فیصلہ کر لیں گے کہ انہیں کس صف میں جا کر کے کھڑا ہونا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔